दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एस के पांडे और आप सभी का स्वागत है रामश्री आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी विदित हैं कि हम इस समय इज़राइल और पश्चिम एशिया की राजनीति पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम ठीक उससे आगे की बात करेंगे जो हमने पहली पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि किन हालातों में इज़राइल की स्थापना हुई। मित्रों, आपको पता ही है कि सैकड़ों सालों से यहूदी एक मास एक्सोडस को फेस करते रहे हैं। दुनिया में तमाम जगहों पर वो बिखरे रहे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ वो हुआ एक तरह से 20वीं सदी की शुरुआत में, ख़ासतौर पर देखा जाए तो कि जब ब्रिटेन एक बहुत बड़ी शक्ति हुआ करता था, उस दौर में इज़राइल जैसे राज्य का विचार जहन में आया। ना सिर्फ जहन में आया बल्कि उस दिशा में काफ़ी काम भी हुआ और अंततोगत्वा 14 मई 1948 को दुनिया के नक्शे में इज़राइल नाम के देश का उदय हुआ। आप सभी इस बात को जानते हैं कि सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो थी उन विचारों ने निभाई थी इज़राइल के गठन में, इज़राइल के निर्माण में। जो हर्जिल जैसे जो लेखक थे, जिन्होंने इज़राइल के जो यहूदी राष्ट्रवाद है, जो इज़राइल का जो मूल है, उस पर काफ़ी जोर दिया। जब यहूदी प्रताड़ित किए जाने लगे, ख़ासतौर पर अगर हम हिटलर की बात करें जर्मनी में, कि लाखों यहूदियों का कत्ल किया गया और उनको मजबूर किया गया कि वो अपनी सुरक्षित जगहों में पनाह लें, भागें वहाँ से। और इसी दौरान एक फ़िलिस्तीन जैसी समस्या का जो है वो भी उदय हुआ। जब इज़राइली राज्य की स्थापना हुई तो निश्चित रूप से इसका असर अरबों पर भी पड़ा, जो स्थानीय फ़िलिस्तीनी थे उन पर भी पड़ा। और निश्चित रूप से इसमें दो राय नहीं है कि यहूदियों को पीड़ित किया गया, प्रताड़ित किया गया और पूरी दुनिया की सिंपैथी उनके साथ थी। लेकिन एक और भी पक्ष है इस घटनाक्रम का, वो ये कि अरबों ने क्या किया था। आखिर अरबों के साथ एक तरह की कठोर, एक तरह की कठिन राजनीतिक परिस्थिति का जन्म क्यों हुआ, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह विचारणीय प्रश्न है। निश्चित रूप से यहूदी पीड़ित रहे, प्रताड़ित रहे और दुनिया की सहानुभूति उन सभी के साथ थी, लेकिन निश्चित रूप से दुनिया ने अपनी संवेदनशीलता का परिचय ये कहते हुए भी दिया कि फ़िलिस्तीन में जो लोग हैं, अगर उन्होंने दंड सहे हैं या सह रहे हैं तो उनका क्या कसूर है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे पक्ष हैं। तो पहले भाग में हमने इज़राइल की स्थापना पर चर्चा की थी कि किन परिस्थितियों में इज़राइल अस्तित्व में आया। हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि जब इज़राइल दुनिया का एक संप्रभुता संपन्न राज्य बना, तब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद की परिस्थितियां क्या थी, उसके बाद जो राजनीतिक घटनाक्रम था वो क्या था। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, आपने डॉक्टर पुष्पेश पंत का नाम सुना होगा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के आप महान जो एकेडमिशियन हैं वो रहे हैं और हम सभी ने उनकी पुस्तकों का अध्ययन किया है, उनके विचारों से काफ़ी प्रेरणा ली है। बहुत ही स्पष्ट तरीके से आप अंतर्राष्ट्रीय विषयों का विश्लेषण करते रहे हैं। तो वही डॉक्टर साहब जो हैं अपनी पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय संबंध में काफ़ी कुछ पश्चिम एशिया की राजनीति के विषय में चर्चा करते हैं। वो लिखते हैं कि वो भूभाग जिसका विस्तार मिस्र से लेकर इराक तक है, उसे हम पश्चिम एशिया के नाम से जानते हैं। लेकिन पंत जी का ये भी मानना है कि इसे बहुत अधिक उपयुक्त नहीं माना जा सकता, क्योंकि लगभग इसी इलाके को मध्य पूर्व या मिडिल ईस्ट भी कहते हैं। इसमें अक्सर लीबिया और अल्जीरिया को भी शामिल कर लिया जाता है। अगर हम अरब विश्व का जिक्र करें तो उसमें सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या यूएई,
यमन आदि देशों को भी शामिल कर लिया जाता है। देखा जाए तो इस पूरे इलाके को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि निकट पूर्व, मध्य पूर्व, पश्चिम एशिया और अरब विश्व। तो डॉक्टर पुष्पेश पंत ने इस बात का जिक्र किया है कि ये जो क्षेत्र है ये भौगोलिक क्षेत्र है, एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें 2 महाद्वीप शामिल हैं, एशिया का इलाका शामिल है, अफ्रीका का जो उत्तरी इलाका है वो शामिल है। यहाँ की एक विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ भी भिन्न हैं। धर्म का यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान है राजनीतिक गतिविधियों में, और एक तरह से धर्म यहाँ के केंद्र में रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो पश्चिम एशिया की राजनीति में ये सारे तत्व भी काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। साधारण तरीके से यही माना जाता है कि ईरान से लेकर अल्जीरिया तक विस्तृत एक विशाल क्षेत्र इसमें शामिल है। इस्लाम यहाँ का मुख्य धर्म है। ये भू राजनीतिक या जियोपॉलिटिकल परिभाषा पूरी तरह से इन 2 महाद्वीपों में फैले हुए क्षेत्र को परिभाषित एक तरह से देखा जाए तो नहीं करती है। जहाँ भूमध्य सागर इसे यूरोप से पृथक करता है, तो अरब सागर एशिया से। हजारों सालों से अरब अपने नौसैनिक, वाणिज्यिक आदि उपलब्धियों के लिए जाने जाते रहे हैं। नील नदी की बात की जाए, दजला फरात नदियों की बात की जाए, तो इनके जो संबंधित क्षेत्र हैं, इनके जो प्रसार वाले क्षेत्र हैं, वहाँ महान सभ्यताओं का विकास हुआ था। हज़ारों साल पहले ये सभ्यताएं जन्मी थीं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो इलाके रहे हैं, दुनिया की जो सांस्कृतिक और बौद्धिक संपदा रही है उसमें इनका अभूतपूर्व योगदान रहा है। पीटर मैन्सफील्ड की पुस्तक है द अरब्स। इसमें पीटर मैन्सफील्ड उल्लेख करते हैं कि पश्चिम एशिया के इन्हीं योगदानों के चलते इसका एक स्वतंत्र महत्व भी है। दोस्तों, दुनिया कभी भी एक जैसी नहीं रही, आगे भी कभी एक जैसी नहीं रहेगी। औद्योगिकरण की शुरुआत हुई यूरोप में अगर देखा जाए, तो इसके पश्चात जो औपनिवेशिक दौर उभरा, यहाँ के भू राजनीतिक महत्व के चलते इसके प्रति यूरोपीय शक्तियों में अत्यंत आकर्षण रहा है। तो जैसे जैसे यूरोप में औद्योगिक विकास होता गया, इस क्षेत्र का महत्व निरंतर बढ़ता गया। कई कारणों से, सामरिक कारण भी थे, वाणिज्यिक कारण भी थे, और अगर देखा जाए तो भूमध्य सागर और जो अरब सागर के बीच का जो एक क्षेत्र है कि किस तरह से जब स्वेज कैनाल जो बनी, स्वेज नहर, तो उसके बाद की परिस्थितियां आप देख ही सकते हैं कि वाणिज्यिक दृष्टि से इसका कितना महत्व था, सामरिक रूप से इन इलाकों का बहुत महत्व था। और एक और बड़ी बात यह है कि यहाँ जो तेल है, जो खनिज तेल है, बहुत बड़ी संपदा है। महाशक्तियाँ हमेशा से इन कारणों से इस क्षेत्र में काफ़ी रुचि रखती रही हैं। एशिया में ब्रिटेन के प्रभाव को सीमित करने के उद्देश्य से नेपोलियन ने मिस्र में फ्रांस को मजबूत करने के लिए काफ़ी कोशिशें की। एक समय जर्मनी और रूस इस क्षेत्र में अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए भी प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। बर्लिन से बगदाद के मध्य रेल संपर्क स्थिति इसकी जो है परिणति कही जा सकती है। बाद में भू राजनीतिक महत्व के चलते ब्रिटेन ने यहाँ काफ़ी रुचि लेनी शुरू की और धीरे धीरे यहाँ पर ब्रिटेन का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव भी बढ़ा। दोस्तों, एक बात और जाननी बेहद ज़रूरी है कि ये बड़े इलाके जो हैं वो रेगिस्तानी इलाके हैं, लेकिन जब से तेल का मिलना यहाँ पर शुरू हुआ तो ये ना सिर्फ इस क्षेत्र के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए काफ़ी अहम साबित हुआ। खनिज तेल ने राजनीति के नए खेल को जन्म दिया। बड़ी ताकतें इस क्षेत्र को अपने अपने प्रभाव में लेने के लिए लालायित हो उठीं। एक ब्रिटिश राजनयिक ओलिव कैरो ने वेल्स ऑफ पावर नामक किताब लिखी थी। इस वेल्स ऑफ पावर नामक किताब में ओलिव कैरो जो हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर उपजे तेल के कुओं को, ये कुएं जो हैं तेल के, ये बहुत बड़े शक्ति भंडार हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ज़मीन के अंदर बेशुमार तेल तो था, पर उसे निकालने की क्षमता, ये टेक्नोलॉजी यहाँ के लोगों के पास, यहाँ के देशों के पास नहीं थी। औपनिवेशिक कंपनियों के लिए
यही आपदा जो थी वही अवसर लेकर आई। डॉक्टर पंत का एक बार मैं फिर उल्लेख करूंगा कि वो मानते हैं कि अगर यह क्षेत्र गंभीर संकटों का साक्षी रहा है तो उसके पीछे अनेक कारणों में से एक तेल का खेल भी शामिल है। तो इस परिचय के बाद आगे बात करते हैं कि दूसरे महायुद्ध का यहाँ की स्थिति पर क्या असर पड़ा। मित्रों, दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात दो बड़े घटनाक्रम, एक तरह से देखा जाए तो ये ऐतिहासिक घटनाएं रही हैं। इनका बहुत ज़्यादा असर रहा है यहाँ इस क्षेत्र की राजनीति में। पहला ये था इजराइल का जन्म और दूसरा शीत युद्ध। अगर देखा जाए तो ये दोनों विषय आपस में संबद्ध हैं कि शीत युद्ध जो है वो दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात शुरू हुआ और दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात ही इजराइल का जन्म हुआ। तो एक दूसरे से ये आपस में जो है वो संबद्ध हैं घटनाएं, एक दूसरे से बहुत गहरा ताल्लुक़ रखती हैं दोनों बातें। जर्मनी में हिटलर द्वारा यहूदियों पर जो सितम ढाए गए उसका असर ये हुआ कि यहूदियों के प्रति पूरी दुनिया में एक सहानुभूति थी। वे अर्थात ज्यूज़ हजारों साल पुराने एग्जोडस से तो त्रस्त थे ही, दूसरे महायुद्ध की घटनाओं ने इसे और जटिल बना दिया। फलस्वरूप अरब फ़लस्तीन में अनेक देशों से आकर बसने लगे थे। ये बात धीरे धीरे किनारे की जाने लगी कि वहाँ रह रहे अरबों पर इसका क्या असर होगा। शीत युद्ध ने संघर्ष के लिए बेहद अनुकूल माहौल तैयार कर दिया था। डलेस इस पूर्वाग्रह का शिकार थे कि अरब साम्यवाद के अधिक समीप हैं। इसके चलते अमेरिका इजराइल को अत्याधुनिक युद्ध क्षमता से लैस करता रहा। यह मैं पहले के पॉडकास्ट में बता चुका हूं कि अमेरिका की आंतरिक राजनीति में यहूदी अच्छा खासा प्रभाव रखते आए हैं। वही जहां अमेरिका इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा रहा तो यह कई अरब राज्यों से भी नज़दीकी बढ़ाता गया। इसके चलते सोवियत संघ पूरे प्रयास कर रहा था दूसरी ओर कि अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी जड़ें मजबूत न करने पाए। 1948 में जन्मे इजराइल के आगे की कहानी इसी पृष्ठभूमि पर आधारित है। अब हम उस घटनाक्रम पर बात करते हैं जो इजराइल की स्थापना के बाद उभरे। इसमें शुरुआत 1948 से करते हैं जब पहला अरब इजराइल युद्ध हुआ। इजराइल की स्थापना के बाद उसे अमेरिका और सोवियत संघ ने मान्यता दे दी थी, मगर यह पर्याप्त नहीं था। अरब देशों में यह अस्वीकार्य था, खासतौर पर कि कैसे उनके क्षेत्र में इजराइल जैसे राज्य का उदय हो गया। आपको याद होगा कि पहले पॉडकास्ट में हमने उनके प्रवक्ता के शब्दों का उल्लेख किया था। मैं फिर से उनकी बात को दोहराता हूँ। वो ये स्पष्ट कर चुके थे अरबों के प्रवक्ता कि यह विभाजक रेखा रक्त और अग्नि की खतरनाक रेखा होगी। अरब लीग का जो गठन है या अलायंस था, जो गठबंधन था, वो एक कमज़ोर तैयारी और क्षमता के साथ इजराइल से जा भिड़ा। जैसे ही इजराइल राज्य की स्थापना की घोषणा हुई, अरब आक्रामक हो गए और उन्होंने इजराइल पर हमला किया। लेकिन इनकी तैयारी काफ़ी कमज़ोर थी और इनकी क्षमताएं जो हैं बिखरी हुई थीं। उसके बावजूद भी वो इजराइल से जा भिड़े। अरबों की ओर से सबसे बड़ी चुनौती इजराइल को मिस्र से मिल रही थी। इसके बावजूद भी ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि इजिप्ट की सेना दरअसल एक पुलिस फोर्स ही थी। सस्टेन्ड ऑफेंसिव ऑपरेशन के लिए इसमें प्रोफेशनल जो स्ट्रेंथ की आवश्यकता थी, जो अपेक्षा थी, वो थी ही नहीं। वहीं ट्रांसजॉर्डन के किंग अब्दुल्ला अरब लीग के पदेन कमांडर तो थे, पर उनके पास भी पर्याप्त संसाधन नहीं थे। तब भी शुरुआती दौर में अरबों को काफ़ी बढ़त मिली। सकरा तटीय मैदान इजरायलियों के लिए सामरिक मुश्किल खड़ी कर रहा था। 1948 का ये पहला युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण था। बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के बाद युद्ध विराम हुआ दोनों पक्षों के बीच और स्वीडिश काउंट फोक बर्नाडोटे इसके संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नियुक्त मध्यस्थ बनाए गए। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि अमेरिका की अतिशय मौजूदगी ने यहाँ शीत युद्ध की जमीन तैयार कर दी थी। अरब राष्ट्र कुछ खास नहीं कर सके थे, तो इसका असर इन देशों की आंतरिक राजनीति पर भी पड़ना स्वाभाविक था। मिस्र में शाह फारूक का तख्ता पलट इसी वजह से हुआ।
इजराइल ने वहीं दूसरी ओर अरबों की ज़मीन पर कब्जा जमा लिया था। बड़े पैमाने पर फ़लस्तीनी अपनी ज़मीन से बेदखल हो गए, सो अलग। 1948 के बाद 1956 में फिर एक बार अरबों और इजराइल के दरमियान तनाव बढ़ता गया और फाइनली एक बड़ा संघर्ष भड़क उठा। एक बात तो तय है कि पहले अरब इजराइल युद्ध ने अरबों को उनकी कमजोरियों से परिचित करा दिया था। भले ही उनमें आंतरिक मतभेद हों, पर उन्हें तेल की वैल्यू पता चल चुकी थी। तेल अरबों का था, पर इसका फायदा पश्चिम की शक्तियां उठा रही थीं। मिस्र ने उम्मीद की थी कि असवान बांध के निर्माण में अमेरिका इजिप्ट की मदद करेगा, पर हुआ ऐसा नहीं। इस पर मिस्र ने 26 जुलाई 1956 को स्विच कैनाल का नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण कर दिया। इजराइल इससे जहां का तहां अटक के रह गया और पश्चिम की अगर देखा जाए तो पश्चिम की भी धमा चौकड़ी पर एक विराम लग गया। यह पश्चिम के लिए एक असहनीय था कि कैसे इजिप्ट स्विच कैनाल को नेशनलाइज कर सकता है। अपने वाणिज्यिक और सामरिक नुकसान से व्यथित पश्चिम ने कार्रवाई का मन बनाया मिस्र के खिलाफ। 29 अक्टूबर 1956 को मिस्र ने सिनाई प्रायद्वीप या पेनिनसुला पर देखा जाए तो वो क्षेत्र था जहां पर सबसे पहले इसके मिस्र के इस क्षेत्र पर धावा बोला गया। 31 अक्टूबर 1956 को ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त रूप से मिस्र के पोर्ट सईद पर हमला कर दिया। ध्यान रखें मित्रों कि 29 अक्टूबर 1956 को मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप पर या पेनिनसुला पर पहले जो धावा बोला वो इजराइल ने बोला था। उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त रूप से मिस्र के पोर्ट सईद पर हमला किया था। मिस्र 3 ताकतों का मुकाबला न कर सका। ये 3 ताकतें थीं इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन, जिन्होंने मिलकर इजिप्ट पर हमला कर दिया था। 5 दिन में उसकी हार हो गई। अमेरिका भले ही इसमें सीधे तौर पर शामिल नहीं था, पर अप्रत्यक्ष तौर पर वो बैकअप करता रहा। अगले महीने अर्थात 24 नवंबर को यूनाइटेड नेशंस ने तीनों सेनाओं को पूर्व की स्थिति बहाल करने को कहा। ब्रिटेन और फ्रांस ने दिसंबर में अपनी सेनाएं हटा ली थीं, लेकिन इजराइल अड़ा रहा। वो टस से मस नहीं हुआ। 7 मार्च 1957 को लगभग 5 महीने के बाद इजराइल गजा पट्टी से सशर्त हटने को तैयार हुआ। इजराइल अकाबा की खाड़ी और तिरान स्ट्रेट या जल डमरू मध्य में मुक्त नौवहन चाहता था। मिस्र भले ही इस युद्ध में हारा हो, पर उसे दुनिया का बड़ा समर्थन मिला। नासिर अरब संसार में लोकप्रिय हो चुके थे। अरबों को एक सामूहिक अरब भावना का पता चला। सोवियत संघ खुलकर अरबों के समर्थन में आया। इसके बाद 1967 में अरब इजराइल संघर्ष फिर से शुरू हुआ। 1967 का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। कहते हैं 1956 के युद्ध के बाद अरबों और इजराइल के मतभेद और बढ़ने लगे थे। फलस्तीन शरणार्थियों की समस्या, जॉर्डन नदी का विवाद जैसी समस्याएं और जटिल होती जा रही थीं। संयुक्त राष्ट्र संघ भी कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन इतना जरूर था कि फलस्तीन के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय जनमत मजबूत हो रहा था। 18 मई 1967 को एक प्रमुख अरब देश मिस्र ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से सिनाई और शर्म शेख से सेना हटा लेने का अनुरोध किया। जैसे ही यूएन ने अपनी सेनाएं हटाईं, मिस्र ने अपनी सेना को सिनाई में इजरायली सरहद पर भेज दिया। सीरिया व जॉर्डन भी कमर कसने लगे। इसी बीच संयुक्त अरब गणराज्य ने इजराइल को अकाबा की खाड़ी में जाने से रोक दिया। दोस्तों, अकाबा की खाड़ी इजराइल को लाल सागर से जोड़ती है। वो इसे अर्थात इजराइल इस अकाबा की खाड़ी को अपनी लाइफ लाइन मानता है। मिस्र ने कहा कि वो क्षेत्र मिस्र और सऊदी अरब के अंतर्गत आता है और उन्होंने पूरी तरह से मना किया कि इजराइल का यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है, इजराइल यहाँ नजर ना आए। इजराइल के लिए पहले स्विच नहर अवरुद्ध की और अब अकाबा की। यह स्थिति खतरनाक दिशा में बढ़ने लगी थी। पश्चिम इजराइल के साथ खड़ा था। ब्रिटेन और अमेरिका की शय पर इजराइल ने इस नाकेबंदी को तोड़ने की मंशा जाहिर की, तो सोवियत संघ के युद्धपोत भी भूमध्य सागर में जा डटे।
5 जून 1967 को इजरायली विमानों ने आखिर में काहिरा समेत अनेक इजिप्शियन हवाई अड्डों पर बमबारी शुरू कर दी। संयुक्त अरब गणराज्य और इजरायल की सीमा पर जमीनी जंग शुरू हो चुकी थी। लगभग 7 दिन तक चले इस युद्ध में संयुक्त अरब गणराज्य की बुरी तरह शिकस्त हुई। पूरा सिनाई पेनिनसुला इजरायल के कब्जे में आ गया। मिस्र में नासिर के नेतृत्व की कमजोरियां उजागर हो चली थीं। ये लगातार तीसरी हार थी। अब वे ये सोचने पर बाध्य होने लगे कि इजरायल के साथ सैन्य टकराव में जीत नहीं सकते। इजरायल ने बड़े भूभाग पर अधिकार भी कर लिया था। फलस्तीनी मुश्किलों का सामना कर रहे थे। इस युद्ध की एक परिणति यह हुई कि फलस्तीनियों में अतिवादी भावनाएं उभरने लगीं। सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव संख्या 242 पारित तो कर ली, किंतु उसे क्रियान्वित नहीं किया जा सका। इस पर संयुक्त राष्ट्र संघ की पूरी दुनिया में आलोचना भी हुई। 1967 का अरब इजरायल युद्ध अंतिम बड़ा युद्ध नहीं था। 1973 में फिर से एक बार युद्ध भड़क उठा। यह चौथा अरब इजरायल युद्ध 6 अक्टूबर 1973 से 22 अक्टूबर 1973 तक चला। इसकी शुरुआत तब हुई जब मिस्री सीरियाई सेनाओं ने संयुक्त रूप से इजरायल पर हमला बोल दिया। सोवियत संघ से प्राप्त हथियार अरबों के हौसले बढ़ाए हुए थे। शुरुआत में मिस्र व सीरिया आगे बढ़े, पर 3 दिन बाद इजरायल स्विज को देखा जाए तो स्विज नहर के पश्चिम में पहुंचने में सफल रहा था। इस युद्ध का सबसे बड़ा असर यह हुआ कि यह माना जाने लगा कि इजरायल अपराजेय नहीं है। इस बार अरबों ने मिस्र की सहायता पश्चिम को तेल आपूर्ति ठप कर करके की। फलस्वरूप इस कमजोर नस के दबते ही बड़ी ताकतें युद्ध विराम पर जोर देने लगीं। 1973 के योम कीपर युद्ध के कई दूरगामी प्रभाव भी पड़े। मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात ने इजरायल के साथ संबंधों के सामान्यीकरण या दितांत की ओर प्रयास किए। हालांकि इसे सुलह नहीं कहा जाना चाहिए। पहले के 3 युद्धों को क्षेत्रीय महत्व का माना जा सकता है, लेकिन योम कीपर वॉर ऑफ 1973 इज कंसीडर्ड एज अ वॉर ऑफ इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस। इसका या योम कीपर वॉर जो था उसका महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था। एक और परिणाम हुआ 1973 की जंग का, वो ये कि अब अमेरिका यहां पहले से और अधिक मजबूत होने चला था। वॉल्टर लेकर लिखते हैं कि अमेरिका ने महसूस किया कि अरब देश स्थायी समाधान के लिए उससे निवेदन कर रहे हैं। वहीं अरब देशों को लगा कि इजरायल पर अगर कोई नकेल कस सकता है तो वो अमेरिका ही है। तो मित्रों, आज हमने 4 बड़े युद्धों की बात की। पहला 1948 में, दूसरा 1956 में, तीसरा 1967 में और चौथा 1973 में, जिसे योम कीपर वॉर भी कहते हैं। ये 4 बड़े युद्ध उस दौर में हुए जब दुनिया शीत युद्ध के आतंक का सामना कर रही थी। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि इजरायल की जो समस्या है, इजरायल फिलिस्तीन की जो समस्या है, उसमें शीत युद्ध का बहुत बड़ा एक तरह से रोल है। और दोनों महाशक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ इस क्षेत्र में गंभीर रुचि ले रही थीं, और उनकी रुचि ने ही यहां की स्थिति को जटिल से जटिलतम बना दिया। हालांकि एक प्रश्न और भी है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात दुनिया जो है वो एक ध्रुवीय व्यवस्था में तब्दील हुई और अमेरिका का वर्चस्व एक तरह से स्थापित हुआ पूरी दुनिया में। जो उसका प्रतिद्वंदी था सोवियत संघ, वो अब अस्तित्व में नहीं रहा था। तो अगर शीत युद्ध ही इसके मूल में होता तो इस समस्या का समाधान सोवियत संघ के विघटित हो जाने के पश्चात हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोस्तों, ये समस्या बदस्तूर जारी रही 1991 के पश्चात। 1991 में सोवियत संघ के विघटित हो जाने से दुनिया एक ध्रुवीय हुई। उसके पश्चात धीरे धीरे करके दुनिया में फिर से बदलाव शुरू हुआ, और आज अगर हम कंटेम्परेरी पॉलिटिकल सिनेरियो में देखें, समकालीन राजनीतिक परिवेश में इस दुनिया के, तो हमें दुनिया बहुध्रुवीय नजर आती है। बहुत सी तब्दीलियां आई, लेकिन मित्रों,
इज़राइल फ़लस्तीन की समस्या ज्यों की त्यों बनी है। और अभी जो इस समय ख़ासतौर पे हमास के हमले के पश्चात जिस तरह के हालात पश्चिम एशिया में बन रहे हैं, वे निराश करने वाले हैं, वे बेहद ख़तरनाक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। और मित्रों, जिस तरह से ईरान और इज़राइल आमने सामने आए थे एक दूसरे के खिलाफ, ख़ास तौर पर जब ईरान ने इज़राइल पर सीरिया स्थित उसके वाणिज्य दूतावास में हमला करने का आरोप लगाया था, उसके पश्चात ईरान ने तथाकथित रूप से जिस तरीके से मिसाइल और ड्रोन से इज़राइल पर हमला किया, तो पूरी दुनिया चिंतित हो उठी थी। हिंसा जारी है और इसमें निश्चित रूप से गंभीर मानवीय मूल्यों की क्षति हो रही है। हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है, हम ये बखूबी जानते हैं। अगर ऐसा होता तो 4 जो बड़े युद्ध लड़े गए अरबों और इज़राइल के दरमियान 1948, 1956, 1967 और 1973, उनमें से परिणाम निकल आना चाहिए था। लेकिन इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी अब तक परिणाम नहीं निकला है। तो एक बात तो तय है, हिंसा समाधान नहीं बल्कि समस्या ही है। बातचीत निश्चित रूप से इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। एक ऐसा समाधान जो दोनों पक्षों को मंजूर हो, जिसमें सभी के हित सुरक्षित हों, कोई मानव पीड़ित न हो, कुछ इस तरह से प्रयास किए जाएं तो शायद इस समस्या का समाधान निकले। तो उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। अगर आपको ये सामग्री आपके काम के लायक लगे तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। मित्रों, अगली पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे कि शांति की प्रक्रिया जो हुई हैं 1991 के पश्चात, खासतौर पे 1973 के योम किपर युद्ध के पश्चात पश्चिम एशिया की जो राजनीति रही है, उस पर क्या क्या प्रभाव रहे हैं, उसके मुख्य पक्षों को हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे अगली पॉडकास्ट में। और मित्रों, एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए कि भारत और इज़राइल के जो संबंध हैं 1948 से, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। हम उन पर भी चर्चा करेंगे विस्तार से। तो उम्मीद है आप हमारी पॉडकास्ट सुनना जारी रखेंगे और हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराते रहेंगे। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।